नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करा। आज हम पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्थिव एकता का सिद्धांत, जिसे अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। संसार के सभी तथ्य, चाहे वह भौतिक हो या सांस्कृतिक हो, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, सभी तथ्य एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित है, एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। एक तथ्य अन्य तथ्यों से प्रभावित होता है तथा वह स्वयं भी उन तथ्यों को प्रभावित करता है। अतः किसी क्षेत्र का वास्तविक भूदृश्य वहाँ के सभी तथ्यों के मिले जुले रूप का ही परिणाम होता है। जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल ने पार्थिव एकता के सिद्धांत को प्रधानता दी। इनके अनुसार मानव भूगोल के जो दृश्य है वह पर्यावरण से संबंधित होते हैं। और पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण भौतिक दशाओं का एक योग होता है। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं और पर्यावरण भौतिक दशाओं का एक योग होता है। कुमारी ई.सी. सैम्पुल, जो कि फ्रेडरिक रेटजेल की ही शिष्या थी, इनके अनुसार मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप में उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता जिस पर मानव खेती करता है, यात्राएं करता है तथा सामुद्रिक व्यापार करता है। अतः मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना है तो पृथ्वी के तथ्यों का भी अध्ययन करना आवश्यक है। पुनः एक बार हम यह देखें, मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप में उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता जिस पर मानव खेती करता है, जिस पर वह यात्राएं करता है तथा जिस पर सामुद्रिक व्यापार करता है। हम्बोल्ट के अनुसार संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है। एक ही जीवन पत्थर, पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि स्वयं मानव में भी प्रवेश लिए हुए मिलता है। विडाल डी ला ब्लाश ने लिखा है कि सभी भौगोलिक उन्नति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का ही है। उनके अनुसार मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उसी के माध्यम से उनकी व्याख्या की जा सकती है। जीन ब्रूंश के अनुसार विभिन्न शक्तियां एक दूसरे पर केवल निश्चित दशाओं में ही कार्य नहीं करती है और न ही केवल कुछ निश्चित दृष्टांतों में पारस्परिक क्रिया का प्रयास करती है, बल्कि विभिन्न दशाओं के अंतहीन अंतर संबंधों के कारण ये सभी शक्तियां परस्पर घनिष्ठ रूप से बंधी हुई है। तो जीन ब्रूंश ने कहा कि जो विभिन्न शक्तियां हैं, चाहे वह भौतिक शक्ति हो गई, चाहे जैविक शक्तियां हो गई या चाहे मानवीय शक्ति, ये सभी शक्तियां एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे से प्रभावित होती है तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। पार्थिव एकता एक सार्वभौमिक सत्य है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में विभिन्न नक्षत्र, विभिन्न तारे एक दूसरे की आकर्षण शक्तियों के कारण संतुलित अवस्था में हैं, उसी प्रकार से भूतल पर भी विविध प्रकार के जो भौगोलिक तथ्य है वह एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है वह एक सार्वभौमिक सत्य है, सभी पर लागू होता है। सभी तथ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित है। सभी तथ्य एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। अमेरिकी विद्वान हंटिंगटन ने भौतिक दशाओं की अंतःक्रिया तथा मानव क्रियाओं पर पड़ने वाली इन भौतिक दशाओं के प्रभावों की व्याख्या की। हंटिंगटन के अनुसार भौतिक पर्यावरण के जो सभी तथ्य हैं यह एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित है। अतः किसी एक तथ्य को समझने के लिए दूसरे उससे जुड़े हुए संबंधित तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। इस प्रकार अंतर संबंध का जो ये सिद्धांत है यह प्रतिपादित करता है कि विश्व के किसी भी भौतिक या मानवीय तथ्य को एकाकी रूप में नहीं माना जा सकता, स्वतंत्र रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि
प्रत्येक जो तथ्य है यह अनेक दूसरे तथ्यों से संबंधित होता है। अब हम अंतर संबंध का जो सिद्धांत है इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले पर्वत और नदियों के मध्य संबंध। नदियों की जो उत्पत्ति है वह पर्वतीय क्षेत्रों से होती है, तो पर्वत नदियों के उद्गम स्थल होते हैं। इसी तरह से जो मोड़दार पर्वत है, विश्व के जो वलित पर्वत है, उन वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है भूसन्नतियों से। भूसन्नतियां किसे कहते हैं? लंबे उथले संकरे जलीय क्षेत्र है जहां पर नदियों के द्वारा मलबे का जमाव होता है और बाद में उसकी तली में धंसाव होने से वहां पर पर्वतों का निर्माण होता है। तो भूसन्नतियां लंबे संकरे और उथले जलीय भाग होती है जहां पर नदियां अपने साथ लाए हुए मलबे का जमाव करती है और बाद में ये जो भूसन्नतियां है यही परिवर्तित होकर के वलित पर्वतों में बदल जाती है। तो इस तरह से पर्वत और नदियां एक दूसरे से संबंधित है। पर्वत जो कि नदियों के उद्गम स्थल है और नदियां जिनसे कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि नदियां ही भूसन्नतियों में मलबे का जमाव करती है जिसके कारण वहां पर वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है तापमान और वायुदाब में संबंध। धरातल पर जो तापमान है उसका वितरण एक जैसा नहीं है। तापमान के असमान वितरण के कारण वायुदाब में भी भिन्नता उत्पन्न होती है, वायुदाब में भी भिन्नताएं दिखाई देती है, जिससे कि विभिन्न प्रकार की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं जैसे कि हवाएं, आंधी, तूफान, चक्रवात, इन सभी की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है जलवायु और वनस्पति में संबंध। जलवायु और वनस्पति में अंतर संबंध। जलवायु के आधार पर ही उस क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण होता है। एक विशिष्ट जलवायु प्रदेश में कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष और वनस्पतियां ही पनपती है, जैसे कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है और वर्षा की जो प्राप्ति है वह भी भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर अधिक होती है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर तापमान भी ऊंचा रहता है, यहाँ पर आर्द्रता भी अधिक होती है तथा यहाँ वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है, जिस कारण से यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वह सघन होते हैं और इन वृक्षों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऊंचे तथा सघन वृक्ष विकसित होते हैं। बिल्कुल इसके विपरीत जो शुष्क क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, अब वहाँ पर वर्षा की कमी है, आर्द्रता की कमी है, वाष्पीकरण की अधिकता है, जिस कारण से यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। तो इस तरह से जलवायु का प्रभाव पड़ता है वनस्पति पर। वनस्पति का भी प्रभाव पड़ता है जलवायु पर, जैसे कि जहाँ पर सघन और ऊंचे वृक्ष है वहाँ पर आर्द्रता की अधिकता होती है और वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट, अब ये तो हमने देखे थे प्राकृतिक तत्वों के मध्य संबंध। जिस तरह से प्राकृतिक तत्व एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो सांस्कृतिक तत्व है वह भी प्राकृतिक तत्वों से जुड़े हुए होते हैं, प्राकृतिक तत्वों से संबंधित होते हैं। इसके हम कुछ उदाहरण देखें। सबसे पहले नदी घाटियां एवं जनसंख्या का वितरण। जितनी भी जो नदी घाटी वाले क्षेत्र है जहाँ पर नदियों ने अपने साथ लाए हुए मलबे का जमाव करके समतल मैदानों का निर्माण किया है, उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया है, वहाँ पर जनसंख्या का जमाव ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है यह प्राचीन काल से ही मानव के आकर्षण के केंद्र रहे हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि भारत में गंगा घाटी, म्यांमार में इरावदी घाटी, चीन में वांगवो और यांगटीसी क्यांग की घाटी तथा मिस्र में नील नदी की घाटी इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर ही सभ्यताएं पनपी क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र है तथा साथ ही ये नदी घाटी वाले क्षेत्र है जहाँ पर जल की प्राप्ति भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसलिए इन क्षेत्रों ने मानव बसाव के लिए
उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करी है। नेक्स्ट है जलवायु और जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक जो कारक है उसमें जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है, सबसे अधिक शक्तिशाली कारक है, क्योंकि विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वह उपोष्ण और शीतोष्ण भागों में पाई जाती है, जहाँ पर न तो अधिक गर्मी ना ही अधिक सर्दी का अनुभव होता है। यहाँ पर तापमान जो है वह मध्यम रहता है और इसी के साथ साथ जो वर्षा है वह भी सामान्य होती है। इस वजह से उपोष्ण और शीतोष्ण जो भाग है वहाँ पर अधिकांश जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। विश्व का लगभग आधा जो भाग है वह या तो अत्यधिक शीत या अत्यधिक शुष्कता या अत्यधिक आर्द्रता के कारण मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे कि जो शीत प्रदेश है, जैसे कि टुंड्रा प्रदेश, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र या उच्च पर्वतीय क्षेत्र, अति शुष्क क्षेत्र जैसे कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, सहारा, कालाहारी मरुस्थल, अरब मरुस्थल, थार का मरुस्थल और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यह शुष्क क्षेत्र है। और जो आर्द्र क्षेत्र है जैसे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश, तो ये जो क्षेत्र हैं सभी ये मानव निवास के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है मनुष्य और मृदा का संबंध। उपजाऊ जो मिट्टी है वह कृषि के लिए उपयोगी है। अब क्योंकि कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है, इसलिए मानव का जो निवास है वह उपजाऊ क्षेत्रों की ओर ही अधिक है, जहाँ पर कृषि कार्य आसानी से किया जा सके। इसलिए संसार के जो विशाल जनसमूह हैं जैसे कि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप, ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी वाले भागों में ही मिलते हैं। मनुष्य और खनिज संसाधनों का संबंध। जिन क्षेत्रों में जलवायु दशाएं उत्तम नहीं हैं, वहाँ पर औद्योगिक जो खनिज है अगर उनकी प्रधानता है तो जलवायु दशाएं उत्तम नहीं होते हुए भी मानव का निवास उन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जिन देशों में प्रमुख औद्योगिक खनिजों का प्रचुर भंडार है और शक्ति के साधन भी उपलब्ध है, वहाँ पर औद्योगिक विकास अधिक हुआ है और वहाँ पर बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ है। इस तरह से किसी क्षेत्र में अगर जलवायु अनुकूल नहीं है, वहाँ पर खनिजों की प्रधानता होने के कारण भी वो जो क्षेत्र है वहाँ पर मानव का बसाव दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो वह है ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पर कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र, यहाँ पर सोने की खदानें हैं। इस कारण से यहाँ पर नगरों का विकास हुआ है। ये जो क्षेत्र है यह जलवायुविक दृष्टिकोण से हम देखें तो मानव निवास के अनुकूल नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोने की खदानें होने के कारण, खनिज संसाधन की प्रधानता होने के कारण जो ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र है यहाँ पर नगरों का विकास हुआ है। नेक्स्ट है मनुष्य का वनस्पतियों और पशुओं से संबंध। जो शीतोष्ण घास के प्रदेश है वहाँ पर पशुपालन और कृषि दोनों का विकास हुआ है। शीतोष्ण घास के प्रदेश में पशुपालन और कृषि दोनों का विकास हुआ है। जो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है वहाँ पर मानव की प्रमुख जो आर्थिक क्रियाएं हैं वह है आखेट या शिकार करना, भोजन संग्रहण या और काष्ठ उद्योग। इस प्रकार अंतर संबंध का जो सिद्धांत है यह बताता है कि संसार के जो जड़ और चेतन सभी तथ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित है। स्वयं मनुष्य भी पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है जो पर्यावरण के विभिन्न तत्वों से प्रभावित होता है। मनुष्य का जो रहन सहन है वह वहाँ की जो प्राकृतिक दशाएं हैं उस पर निर्भर करता है। तो इस तरह से मनुष्य पर्यावरण के तत्वों से प्रभावित होता है और स्वयं भी इन पर्यावरण के तत्वों को प्रभावित करता है, उनको संशोधित करता है और प्राकृतिक जो तत्व है उनको बदल करके सांस्कृतिक तत्वों को उत्पन्न करता है, सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण करता है। जितनी भी भौगोलिक घटनाएं हैं वह पृथ्वी की सार्वभौमिक एकता से ही संबंधित है। अतः किसी भी तत्व का भौगोलिक अध्ययन
स्वतंत्र रूप में नहीं करके बल्कि पारस्परिक संबंधता के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी तत्व जो है वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।